अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। इसके मुख्तलिफ नाम है, आगे चल के देखते हैं। फिर हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस एनर्जी टेंसर्स क्या होंगे। फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को इसकी मदद से समझेंगे। तो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर्स जनरल रिलेटिविटी में एक बहुत अहम कांसेप्ट है कि जो सिमेट्रिक स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है ये बुनियादी तौर पे एक्ट करता है किस तौर पे, सोर्स ऑफ स्पेस टाइम कर्वेचर जो हम इसमें पढ़ रहे हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो जो सेकंड रैंक टेंसर होता है वो क्या बताता है, वो हमें बताता है डेंसिटी, फ्लक्स ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, यानी एनर्जी की डेंसिटी, मोमेंटम की डेंसिटी, एनर्जी का फ्लक्स, मोमेंटम का फ्लक्स, कहाँ पे, स्पेस टाइम के अंदर। और इस सारे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एनर्जी टेंसर। आमतौर पे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है टी सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है म्यू वी। आप इसे सबस्क्रिप्ट में भी लिखा होगा कुछ बुक्स में, तो आप आसानी जैसे वैसे लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर को, जैसे मैंने कहा, इसे स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी कहते हैं, एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी कहते हैं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें क्या बताता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लक्स इन स्पेस टाइम, जिसे हम कह सकते हैं जनरलाइज कर देता है स्ट्रेस टेंसर को, न्यूटोनियन फिजिक्स को। अब अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि एक्ट करता है सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड हम पीछे पढ़ के आए हैं कि बुनियादी तौर पे क्या होती है, स्पेस टाइम कर्वेचर ही है। ये हमें डिस्क्राइब करता है फ्लो ऑफ एनर्जी और मोमेंटम किसी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर। ये हमें हेल्प करता है ताकि हम आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन बना सकें, और उसे रिलेट करता है कैसे, जी म्यू वी आइंस्टाइन का टेंसर कहलाता है 8 पाई, और ये आपके पास स्ट्रेस एनर्जी टेंसर आ गया। तो ये सिमेट्रिक होता है, यानी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसके टोटल 16 कंपोनेंट होते हैं, सिमेट्री की वजह से 6 कम हो जाते हैं, तो 10 कंपोनेंट्स बच जाते हैं। उन 10 में से 4 डायगोनल हैं और 6 ऑफ डायगोनल हैं। एंड पे जाके हम वो देखेंगे। और कोवेरिएंट फॉर्म अगर हम देखें इसकी, तो टी म्यू वी है, तो आपके पास टेंसर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स टेंसर जी म्यू अल्फा, जी म्यू बीटा और टी अल्फा बीटा आ जाएगा। अगर हम इसे प्राइमरी फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास स्ट्रेस एनर्जी टेंसर टी म्यू वी बराबर आ जाएगा सी डी पी म्यू ओवर डी एस वी। अब यहाँ पे पी म्यू क्या है, फोर मोमेंटम वेक्टर है, और आपके पास एस वी क्या है, कॉस की वॉल्यूम है। अब अगर आप कंपोनेंट देखें स्ट्रेस एनर्जी टेंसर के, तो आप कहेंगे जो एनर्जी टेंसर है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम उसे एनर्जी डेंसिटी के तौर पे देखेंगे। तो आपके पास जो एनर्जी टेंसर है स्ट्रेस एनर्जी टेंसर में, उसका जो कंपोनेंट होगा टी जीरो जीरो, वो एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू भी जीरो, वी की वैल्यू भी जीरो। तो अब आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दो तो ये इस शक्ल में आ जाएगी। अब सी डीपी को हम एनर्जी के तौर पे देख सकते हैं, एनर्जी सी स्क्वायर डीएम लिखी जा सकती है, ये नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ये डीएम ओवर डीवी डेंसिटी होगी, तो रो सी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर हम कहें कि वॉल्यूम को डिटरमिन किया जा सकता है, क्रॉस कर देते हैं दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि टाइम और पोजीशन पे डिपेंडेंट है। अब जब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, मोमेंटम डेंसिटी की बात करते हैं, तो मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम मोमेंटम डेंसिटी कहलाएगी। इसे हम टी आई जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आई का मतलब है कि म्यू की वैल्यू आई आ गई, वी की जीरो होगी, इस इक्वेशन में ये वैल्यू डाल देंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगी। उसी तरीके से हम इसे सी डी पी लिख सकते हैं, और आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड लिखेंगे, तो आप इसको डी वी के तौर पे लिख सकते हैं। ये पाई आई के आमतौर पे मोमेंटम डेंसिटी को पाई आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब तो अब अगर हम क्या करें, दोबारा से इसको इसी पैटर्न पे दोबारा नीचे लिख लेते हैं। अब मैं dx को इन टर्म ऑफ आप कह लें कि डिस्टेंस टी के पैटर्न पे टाइम के लिहाज से लिख सकता हूँ, तो सी डी टी dx की जगह लगा दिया, डी वाई डी जेड वैसे लिखा, ये डी वाई डी जेड आपके पास परपेंडिकुलर एरिया आ जाएगा, तो ये इसे मैं ऊपर की तौर पे भी लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास डी पी ओवर डी टी लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं डी ई ओवर ई बाई सी पी होता है ना, तो वो सी मैंने इसके साथ अरेंज करके डी पी में ले गया, मोमेंटम में ले गया हूँ। ठीक है। तो डी आई जीरो हमें क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो मोमेंटम पर यूनिट एरिया बताता है क्रॉसिंग द सरफेस। अब एनर्जी फ्लक्स का कंसेप्ट कहें तो एनर्जी फ्लो जो यूनिट एरिया से पास कर रही होगी क्रॉस द सरफेस, उसे एनर्जी फ्लक्स कहेंगे। आपके पास ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मोमेंटम डेंसिटी है। अब ऊपर हम मोमेंटम डेंसिटी ये पढ़ के आए हैं, तो इसमें टी आई जीरो था, याद रखना ये। अब इसमें हमने पढ़ा चूंकि सिमेट्रिक टेंसर है, तो आप टी जीरो आई लिखेंगे, तो सिमेट्रिक होने की वजह से टी आई जीरो टी जीरो आई के बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए लिखा है सेम थिंग है।
तो ये एनर्जी फ्लक्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसके अलावा म्यू 0 है, वी आई के बराबर है, इसमें ये वैल्यू डाल देंगे। उसी तरह सेम उसी चीज़ को है, इसको अब मोमेंटम में नहीं चेंज किया, 1/c को अलग कर लिया। अक्सर बुक में ये c दूसरी तरफ ले जाते हैं, CT0i लिखा होता है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो आपके पास सेम ये आ जाएगा जब आप v की वैल्यू 2, 3 यानी रखोगे किसी भी आगे अगली वैल्यूज़ के लिए। तो T0 ith कंपोनेंट होगा आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी का पर यूनिट एरिया अक्रॉस द सरफेस। इसी तरीके से स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आपके पास क्या है? फोर्स फ्लो पर यूनिट एरिया। इसमें टी आई जे आ जाएगा। टी आई जे आपका स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी आई है, वी की वैल्यू जे है, ये वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे। अब अगर आई और जे बराबर हो जाएंगे, जिसे हम डायगोनल टर्म बोलेंगे, तो आपके पास इसमें ऊपर भी आई है, नीचे भी आई है, इस तौर पे लिखा जा सकता है। तो आप इसे डी पी ओवर डी ए को आप फोर्स के तौर पे देख सकते हैं। तो ये जो टी आई जे है, ये प्रेशर कहलाता है। अगर आई और जे बराबर ना हो, ऑफ डायगोनल टर्म्स की बात करें, तो फिर आप कहेंगे कि जो आपके पास ये है रेट ऑफ फ्लो, ith कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पर यूनिट राइट एंगल टू द jth डायरेक्शन बता रहा होगा। इन दैट केस अगर आई और जे बराबर नहीं होगा, तो अगर आई लेस देन जे होगा तो इसे शियर स्ट्रेस कहेंगे, अगर आई ग्रेटर देन जे होगा तो इसे मोमेंटम फ्लक्स कहेंगे। तो अब आपके पास वो सारे कंपोनेंट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0-0 वाला था जो हमने पढ़ा, वो एनर्जी डेंसिटी हम शुरू में पढ़ के आए। फिर एनर्जी फ्लक्स है, ये जो आप येलो में देख रहे हैं, 01, 02, 03। मोमेंटम डेंसिटी आप देख रहे हैं 1020, जिसको हमने कहा था ये सेम थिंग है। प्रेशर हमने कहा था जब आई और जे बराबर होंगे तो आपके पास T11, T22, T33। इसी हमने कहा था शियर स्ट्रेस जब वो आपके पास बराबर नहीं होंगे, तो वो T12, T13 ये सारे वो इस तौर पे आ गए। तो इससे पूरा चार्ट आपको समझ आ जाती है, ये सारा आंसर। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम की बात करें, तो फ्लैट स्पेस के अंदर एनर्जी मैटर कंजर्व होता है, मोमेंटम ऑफ मैटर भी कंजर्व होता है। तो ये कंजर्वेशन लॉज जो है हमने कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस एनर्जी की टर्म में बताने हैं। तो हमने जैसे कहा कि हर कंपोनेंट जो एनर्जी मोमेंटम का है वो भी कंजर्व होगा, तो कंजर्वेशन लॉज किस शक्ल में आएंगे? तो हम लिखेंगे कि पार्शियल म्यू आपके पास टी वी म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही है कि कोवेरिएंट डाइवर्जेंस जो एनर्जी टेंसर की 0 है। तो इस इक्वेशन से हम कहेंगे कि आपके पास एनर्जी और मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं वी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहा है कि 4 कंजर्वेशन, एक एनर्जी के 3 कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम के। तो वो मैं इस तौर पे लिख देता हूँ, एनर्जी वाला अलग कर लेता हूँ, मोमेंटम वाले अलग कर लेता हूँ। तो T00 आप जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। T0i हम जानते हैं एनर्जी फ्लक्स या करंट को, या जिससे आपने मोमेंटम डेंसिटी पहले कही आ चुके हैं। तो अब इससे पता क्या चल रहा है? 2 टर्म्स आप देख रहे हैं। इन 2 टर्म्स में आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बता रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इनसाइड, और इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है वो हमें क्या बता रही है कि आपके पास जो एनर्जी चेंज है वो आउट ऑफ द वॉल्यूम। तो वो इस तौर पे आपके पास आ जाएगा। तो इक्वेशन बी जो है वो शो कर रही है कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब इनको सम करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। तो एनर्जी क्या है? आपकी कंजर्व्ड है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।